And when we need them, which we never do, we didn't need them here either, because they're a paper tiger over there. We've had some very bad allies in NATO. I hope you're all watching that, Scott. सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो लगा कि दुनिया अब राहत की सांस लेगी, लेकिन असलियत कुछ और थी। युद्ध भले ही खत्म हो गया था, पर डर, शक और ताकत की राजनीति अभी बाकी थी। यूरोप के शहर खंडर हो चुके थे, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थीं और देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका था। ऐसे में दुनिया धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगी। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और उसके कुछ सहयोगी देश थे, और वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। यही टकराव आगे चलकर कोल्ड वॉर कहलाया। ये कोई सीधा युद्ध नहीं था, बल्कि एक लंबी खामोश लड़ाई थी। हथियारों की दौड़, जासूसी, दबाव और ताकत दिखाने की राजनीति। यूरोप इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मंच बन गया था। यहाँ हर देश के सामने सवाल था, अगर कल हमला हुआ तो कौन साथ देगा? इसी सवाल ने एक बड़े फैसले को जन्म दिया। 1949 में एक नया गठबंधन बना, नाटो। नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत चीमा और आप देख रहे हैं जागरण फ्लैशबैक। नाटो नाम भले ही टेक्निकल लगे, लेकिन इसका आइडिया बहुत सीधा था। अगर किसी एक पर हमला हुआ तो सब मिलकर इसका जवाब देंगे। यही सोच इसके सबसे अहम नियम आर्टिकल 5 में लिखी गई। इसका मतलब साफ था, एक पर हमला, सब पर हमला। सोचिए, उस दौर में ये कितना बड़ा भरोसा रहा होगा। युद्ध से टूटे देश, जिनके पास अपनी रक्षा करने की ताकत पूरी नहीं है, उन्हें अचानक एक सुरक्षा कवच मिल गया हो। यही वजह थी कि शुरुआत में 12 देशों ने मिलकर नाटो बनाया। इनमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कनाडा जैसे बड़े देशों के नाम थे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। दूसरी तरफ सोवियत संघ भी चुप नहीं बैठा। उसे लगा ये गठबंधन उसके खिलाफ है, इसलिए 1955 में उसने अपना मिलिट्री ग्रुप बनाया, वारसा पैक्ट। अब दुनिया साफ तौर पर दो हिस्सों में बंट चुकी थी, नाटो और वारसा पैक्ट। अब ये सिर्फ देशों का नहीं, बल्कि आइडियोलॉजीज का मुकाबला था। एक तरफ कैपिटलिज्म और दूसरी तरफ कम्युनिज्म। दोनों पक्षों को लगातार ताकत मिलती रही, ताकत बढ़ती रही। परमाणु हथियार बन रहे थे, मिसाइलें तैयार हो रही थीं, और दुनिया कई बार ऐसे मोड़ पर खड़ी हुई कि लगा कि जैसे अब युद्ध हो ही जाएगा। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि नाटो और वारसा पैक्ट के बीच कभी सीधा युद्ध नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण भी वही है, डर। अगर एक ने हमला किया तो दूसरा भी पूरी ताकत से जवाब देगा। इसी बीच नाटो धीरे धीरे फैलता गया। 1952 में ग्रीस और टर्की जुड़े इसमें। फिर 1955 में पश्चिम जर्मनी को शामिल किया गया। हर नए सदस्य के साथ नाटो और मजबूत होता गया। लेकिन इसी के साथ सोवियत संघ की भी चिंता बढ़ती गई। समय बीतता गया और कोल्ड वॉर लंबा खिंचता गया। लेकिन 1991 में अचानक एक बड़ा मोड़ आया, डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। मतलब सोवियत यूनियन जो है अब टूट चुका था, और इसके साथ ही कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया था, और वारसा पैक्ट वो भी बिखर गया। अब सवाल उठा, क्या नाटो की जरूरत खत्म हो गई है? बहुत लोगों को लगा कि अब ये गठबंधन खत्म हो जाएगा, लेकिन नाटो ने एक अलग रास्ता चुना। उसने खुद को बदला। अब उसका फोकस सिर्फ सोवियत खतरे तक सीमित नहीं था। उसने नई चुनौतियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जैसे आतंकवाद, क्षेत्रीय संघर्ष, शांति मिशन और वैश्विक सुरक्षा। 1990 के दशक में दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक देश है कोसोवो। यहाँ शांति बनाए रखने के लिए नाटो ने कार्रवाई की। फिर 2001 के बाद अफगानिस्तान में इसका लंबा मिशन चला था। 2001 का साल नाटो के लिए एक इतिहास की तरह माना जाता है। जब 9/11 पर हमले हुए तो पहली बार आर्टिकल 5 लागू किया गया, यानी अमेरिका पर हमला हुआ तो पूरे नाटो पर हमला माना गया।
ये दिखाता है कि ये गठबंधन सिर्फ कागजों तक तो सीमित नहीं था। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी नाटो का विस्तार जारी रहा। 1999 में पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य इसके सदस्य बने, लेकिन असली बड़ा बदलाव 2004 में आया, जब पूर्वी यूरोप के 7 देश यानी कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया और रोमानिया एक साथ नाटो में शामिल हो गए। इसके साथ ही नाटो सीधे रूस की सीमाओं तक पहुंच गया। इसके बाद 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया के जुड़ने से बाल्कन क्षेत्र में भी नाटो की पकड़ और मजबूत हो गई। इस विस्तार का सबसे बड़ा असर रूस के साथ रिश्तों पर पड़ा। मॉस्को को लगा कि नाटो लगातार उसकी सीमाओं के करीब आ रहा है और जिससे तनाव बढ़ रहा है, जो आज भी साफ दिखाई देता है, खासकर रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के तो बाद। हाल के सालों में यही सुरक्षा चिंता और गहरी हुई। 2023 में फिनलैंड ने अपनी दशकों पुरानी तटस्थता खत्म की और नाटो में शामिल हो गया, जिससे नाटो और ज़्यादा मजबूत हो गया। नाटो रूस सीमा करीब 1300 किलोमीटर है, जहां पर ये बढ़ गई। इसके तुरंत बाद 2024 में स्वीडन में भी नाटो शामिल हुआ और इसके साथ ही नॉर्डिक क्षेत्र पूरी तरह से नाटो के दायरे में आ गया। अब अगर आज की सिनेरियो की बात करें तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने नाटो के इस सिद्धांत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्हाइट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने नाटो की आलोचना करते हुए उसे धोखेबाज बताया, पेपर टाइगर यानी कागजी शेर कह डाला। एक तरफ जहां ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका अकेले ही ईरान से लड़ने के लिए सक्षम है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है बाकी जो देश हैं यानी कि जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को उसने आड़े हाथों ले लिया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में नाटो का रुख काफ़ी दिलचस्प और रणनीतिक रूप से संतुलित नजर आता है। नाटो, जिसे अक्सर पश्चिमी सैन्य ताकत का प्रतीक माना जाता है, इस टकराव में सीधे कूदने से फिलहाल बचता दिख रहा है। नाटो का स्टैंड अपने मूल सिद्धांत को लेकर क्लियर है। जब तक डायरेक्ट नाटो किसी देश पर हमला नहीं होता, तब तक युद्ध का हिस्सा ना बना जाए। उधर अमेरिका, जो नाटो की रीढ़ माना जाता है, इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है और ज़रूरत पड़ने पर सैन्य समर्थन देने में भी पीछे नहीं हटता। लेकिन ये कदम नाटो के बैनर तले नहीं, बल्कि अमेरिका अपनी रणनीतिक हितों के लिए ये कर रहा है। हालांकि अमेरिका नाटो का सबसे ताकतवर सदस्य है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स पर सीधा हमला होता है तो स्थिति पूरी तरह बदल सकती है और नाटो सक्रिय भी हो सकता है। फिलहाल ऐसे मामलों में नाटो संतुलित और कूटनीतिक रुख अपना रहा है। इस पूरी कहानी में भारत का रास्ता थोड़ा अलग है। जब दुनिया 2 गुटों में बटी थी, तब भारत ने फैसला किया कि वो किसी के साथ भी नहीं जाएगा। नॉन अलाइंड मूवमेंट के जरिए उसने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई। इसका मतलब था अपनी विदेश नीति खुद तय करना। मतलब किसी के दबाव के बिना भारत आज भी नाटो का हिस्सा नहीं है। इसकी वजह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि रणनीति भी है। भारत अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है और किसी सैन्य गठबंधन में बंधना नहीं चाहता। हालांकि आज के समय में भारत और नाटो के बीच सहयोग के कई क्षेत्र हैं। अब ज़रा कल्पना कीजिए, अगर नाटो बना ही नहीं होता तो क्या होता? शायद यूरोप में सोवियत संघ का असर और ज़्यादा बढ़ जाता। पश्चिमी देशों के बीच तालमेल थोड़ा कमज़ोर रहता। कोल्ड वॉर का संतुलन बिगड़ सकता था और शायद दुनिया में बड़े युद्ध होते। नाटो ने एक तरह से डर का संतुलन बनाए रखा और जहां दोनों पक्ष जानते थे कि हमला करने की कीमत बहुत भारी होगी। यही वजह है कि दशकों तक बड़े स्तर का युद्ध टला रहा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो नाटो सिर्फ एक सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी है
जो डर से पैदा हुई, भरोसे पर टिकी और समय के साथ बदलती हुई उस दौर की याद दिलाता है। पूरी दुनिया ने इससे सीखा भी है कि कभी कभी युद्ध को रोकने के लिए एक मजबूत गठबंधन भी ज़रूरी होता है। एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दैनिक जागरण के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।